नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की जो क्लास है उसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे लाइट का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज इम्पॉर्टेंट फेनोमेना ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ दिस मेनी नेचुरल जो फेनोमेना होते हैं, बहुत नेचुरल। जो यहाँ पे आप देखते हो कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार में आप देखो बहुत ही मतलब स्टार ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। आपको सन की जो अर्ली मतलब सन सेट या सनराइज जो होता है उसके कुछ मिनट पहले, 2 मिनट पहले लगभग सनराइज हो जाता है। आपको मतलब एक्चुअल जो सनराइज होना चाहिए उसके 2 मिनट पहले सनराइज हो जाता है और 2 मिनट डिले तक सनराइज सनसेट रहता है। मतलब सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक सन दिखाई देता है। ये सब क्यों हो पाता है भाई? ये सब इसलिए हो पाता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, और आप देखते हो कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर आप चंद्रग्रहण अभी निकला था, चंद्रग्रहण हुआ था, या सूर्य ग्रहण जब लगता है, सोलर इक्लिप्स या लूनार इक्लिप्स, इसमें भी रिफ्रैक्शन का काफी हद तक रोल होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। देखो, रिफ्रैक्शन सिंपली ये है कि जब लाइट बीम वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जब ट्रांसफर होती है, एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होती है। अच्छा, मीडियम कैसे होना चाहिए? मीडियम होना चाहिए ट्रांसपेरेंट मीडियम। किस मीडियम में? ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या करती है, मूव करती है, तो उसके पाथ में, उसका पाथ जो है थोड़ा सा बेंड हो जाता है, मतलब वो अपने पाथ से मुड़ जाती है, डेविएट हो जाती है। और इस प्रोसेस को, इस फेनामेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको समझ में आया होगा रिफ्रैक्शन क्या है। जब एक लाइट बीम है, जो लाइट बीम किसी एक मीडियम से, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रांसफर होती है, तो लाइट की जो पाथ है, मतलब जो लाइट बीम का पाथ है, वो अपने पाथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है या बेंड हो जाती है। इस फेनामेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। क्या रिफ्रैक्शन होने के लिए दो मीडियम होना जरूरी है? क्या ऐसा है कि बिना किसी दो मीडियम, दो अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता? तो देखते हैं, इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं कि दो मीडियम जरूरी है कि एक ही मीडियम में काम बन जाएगा। देखिए, आपने एक नाम सुना होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ये सब क्या, किसका एग्जाम्पल है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। तो एटमॉस्फियर तो एयर का मीडियम है, मतलब मीडियम ऑफ एयर है। तो एयर अगर केवल एक एयर का मीडियम है, उससे भी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में आप देख रहे हो एयर मीडियम है, तब भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एक डेंसिटी की, मतलब हम कह सकते हैं कि जो मीडियम है, मीडियम अलग अलग, अगर एक ही मीडियम है, सिंगल मीडियम, लेकिन कोई कम डेंस है, कोई ज्यादा डेंस है, मतलब किसी में एयर की डेंसिटी ज्यादा है, लेट्स से एयर, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में किसी प्लेस पे डेंस है, बहुत ही डेंस एयर है, और किसी प्लेस में बहुत ही मतलब कम डेंस है, रेयर मीडियम है, तो रेयर और डेंसर मीडियम होना चाहिए। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट तो होना चाहिए, साथ साथ रेयर और डेंसर मीडियम होना चाहिए, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी नहीं दो अलग अलग मीडियम हो, यहाँ पे एक ही मीडियम है, बट डेंसिटी मैटर करता है। रिफ्लेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वहां पे डेंसिटी मैटर करता है। देखो, रिफ्लेक्शन होता क्यों है? रिफ्लेक्शन होने का कारण यही है कि अलग अलग मीडियम में जो लाइट का स्पीड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। मतलब डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट हो जाती है। और अगर किसी मीडियम में, जो रेयर मीडियम है, उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है, एक कोई डेंसर मीडियम होगा उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो रेयर से जब लाइट डेंसर मीडियम में इंटर करेगा तो उसके पाथ में, मतलब उसके पाथ में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, मतलब वो बेंड कर जाएगी, और ऐसे फेनामेना को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? बेंडिंग जरूरी है, और बेंडिंग होने के लिए क्या जरूरी है? दो, एक रेयर मीडियम होना जरूरी है, एक डेंसर मीडियम होना जरूरी है। मतलब डिफरेंस ऑफ डेंसिटी इन मीडियम इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर द रिफ्रैक्शन कंडीशन क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। क्लियर? रिफ्लेक्शन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है? ये एक रेयर मीडियम है, लेट्स से एयर है, और ये वाटर का मीडियम है। ठीक है, वाटर का मीडियम है। तो
एयर के मीडियम से जब लाइट वाटर के मीडियम में आ रही है तो उसके पाथ में यहाँ पे चेंज आ रहा है, ये मुड़ जा रही है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे पाथ में कुछ न कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ये मुड़ जा रही है। तो अगर ये बेंडिंग हो रही है, तो बेंडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि इस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है, इस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है। तो अगर लाइट की स्पीड चेंज होगी तो बिल्कुल लाइट जो बीम है वो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये क्या है? एक बाउंड्री है, ये इसको बोलते हैं मीडियम ऑफ इंटरफेस। मतलब इंटरफेस, जो दो मीडियम के बीच की एक जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, और दिस इज नॉर्मल ऑफ नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है उसके अलोंग हमने यहाँ पे नॉर्मल खींचा। ठीक है, और ये क्या होता है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, और दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस केस में आप देखिए क्या होता है। देखिए, आप यहाँ पे एक पेंसिल देख रहे हो, और पेंसिल को अगर आप पानी में, ये वाटर है, वाटर में अगर आप पेंसिल को डुबोते हो स्लैंटली, मतलब ऐसे नहीं, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलरली नहीं, ठीक है, आप ऐसे थोड़ा सा स्लैंटली तिरछा पेंसिल को अगर डुबोते हो तो आपको दिखता है कि पेंसिल जैसे टूटा हुआ है। यहाँ पे पेंसिल एक्चुअल में नहीं टूटा होता, पेंसिल लगता है यहाँ पे टूटा है, तो आपको दिख रहा है ना पेंसिल घूमा हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? आप देखिए पेंसिल क्यों घूम जाता है, मतलब लाइट घूम रही है ना, पेंसिल क्यों ऐसा घूमते हुए दिख रहा है आपको? घूम तो लाइट रही है, मतलब जो बेंड हो रहा है वो तो लाइट में हो रहा है, तो पेंसिल आपको मुड़ा हुआ क्यों लगता है? पेंसिल लग रहा है कि इसका रिफ्लेक्शन हुआ है। नहीं नहीं बाबा, पेंसिल का रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो किसका रिफ्लेक्शन होता है? लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। एक्चुअल में यहाँ पे आपको समझना है कि पेंसिल क्यों घूम जा रही है, मतलब पेंसिल क्यों टूटी हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, कोई चीज आपको कैसे दिखती है, ठीक है, आपको आइस का फेनामेना समझना होगा कि कोई चीज आप देखते हो तो किस तरह देखते हो। ठीक है, देखिए, आप जब कोई चीज को देखते हो, किसी चीज को, मतलब किसी चीज के ऊपर लाइट पड़ती है, राइट, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों तक पड़ती है, यही होता है ना। जैसे आपने ये आपको ये मार्कर देखना है, मतलब आपको ये पेन देखना है, तो पेन के ऊपर हर तरफ से लाइट पड़ रही है, और लाइट इस पे पड़ने के बाद रिफ्रैक्ट हुई और रिफ्लेक्ट हुई, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये आपके आंखों पे पड़ी। और जब ये आपके आंखों पे पड़ती है तो होता क्या है? तो आपको ये इसका इमेज आपके रेटिना पे बनता है, और रेटिना से ये ऑप्टिकल नर्व पे, मतलब ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है, और ब्रेन इसको प्रोसेस करके आपको दिखाता है। यही तो प्रोसेस होता है सिंपली। इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे। अब देखिए, जो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड आइज है, जैसे यहाँ पे पढ़ने के बाद, इस ऑब्जेक्ट पे पढ़ने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों तक आई, तो जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल की होगी, ये जो लाइट है जितना रिफ्लेक्ट होने के बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी आपके आंखों तक पहुंचने के लिए, उतना दूर ये ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है, मतलब ये अगर ज्यादा, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको उसका अपेरेंट पोजीशन दिखता है, एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखता। जैसे आप सन को देख रहे हो, सन का एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखता आपको, सन का अपेरेंट पोजीशन दिखता है। आपको स्टार का अपेरेंट पोजीशन दिखता है, मतलब एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखता, यहाँ पे उसका अपेरेंट पोजीशन दिखता है किसी भी चीज का। जब भी आप कोई चीज दूर है या पास है, जब भी देखते हो, बिल्कुल पास है तो थोड़ा सा एक्चुअल दिख सकता है, लेकिन कहीं न कहीं रिफ्लेक्शन की वजह से उसका अपेरेंट पोजीशन दिखता है। ठीक है, इसका मतलब लाइट उससे दूर, मतलब जो जिस पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये इस पोजीशन पे है, तो अगर लाइट के इसके बीच में कोई एक मीडियम है, दूसरा मीडियम है, तो लाइट उससे बेंड होके जाएगी, बेंड होके आएगी, इसका मतलब ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगी। और अगर ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगी तो इसका एक्चुअल पोजीशन आपको नहीं दिखेगा। तो क्या क्या दिखेगा आपको? एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखेगा, यहाँ पे अपेरेंट पोजीशन दिखेगा। और अगर अपेरेंट पोजीशन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आंखों के साथ धोखा हो रहा है आपके। ठीक है, आप जब स्टार को देखते हो तो स्टार को आप देखते हो कैसे? टिमटिमाते हुए। एक्चुअली टिमटिमाता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार बहुत दूर है, और उससे बहुत दूरी से एक लाइट बीम आ रही है आपके आंखों तक। लाइट बीम आने के पहले एटमॉस्फेयर से होके आ रही है, और एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन हो रहा है।
लगातार रिफ्रैक्शन हो रहा है, कभी डेंसर मीडियम की पोजीशन बन जा रही है, कभी रेयरर मीडियम की पोजीशन बन जा रही है। और अगर रेयरर मीडियम, देखो दोनों केस में स्टार एक्चुअल पोजीशन से दूर दिखेगा, मतलब स्टार की जो अपेरेंट पोजीशन है वही आपको दिखेगा। इसका मतलब दोनों केस में स्टार दूर ही दिख रहा है, लेकिन रेयरर मीडियम होगा जब वो फ्लैक्चुएट करता रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर एक जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो फिक्स नहीं रहती, वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है, बिकॉज विंड लगातार मूव करते हैं तो एयर भी मूव करती रहती है, कभी भी रेयर पोजीशन बन जाता है, कभी डेंसर पोजीशन बन जाता है। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन बनता है तो होता क्या है यहाँ पे कि स्टार जो है जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन से एक्चुअल में दूर दिखता है, अपेरेंट पोजीशन। लेकिन जब डेंसर है तो ज्यादा दूर दिखेगा, और जब रेयर है तो थोड़ा नजदीक दिखेगा। अब जब थोड़ा नजदीक दिखेगा तो ब्राइट लाइट होगी, जब थोड़ा दूर दिखेगा तो यहाँ पे डिम लाइट होगी। एक बार ब्राइट डिम लगातार ब्राइट डिम हो रहा है तो इसी कहते हैं हम ट्विंकल कर रहा है स्टार, और कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट टू हर। ठीक है, आप ये यहाँ पे पोएम भी बन गया। अब यहाँ पे कंडीशन ये समझिए, अभी जब यहाँ पे आप पेंसिल को देख रहे हो इस पोजीशन पे, यहाँ पे इसका एक्चुअल पोजीशन दिख रहा है क्योंकि कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। और जब यहाँ पे आप देख रहे हो पेंसिल को तो वहां यहाँ पे आपको अपेरेंट पोजीशन दिख रहा है। इसका मतलब लाइट दूर से ट्रेवल करके आ रही है, मतलब लाइट ज्यादा दूरी ट्रेवल करके आ रही है, आपकी आंखों तक पड़ रही है। दोनों केस में ये थोड़ा सा पास दिख रहा है, ये थोड़ा सा दूर दिख रहा है एक्चुअल पोजीशन से। अब इसीलिए आपको ये थोड़ा सा दूर दिख रहा है, इसीलिए आपको ये मुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मुड़ा हुआ इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये आपको ये जो पोर्शन है पेंसिल का ये थोड़ा सा दूर दिख रहा है आपको, और ये थोड़ा सा पास दिख रहा है। मतलब ये इसका एक्चुअल पोजीशन दिख रहा है, इसका अपेरेंट पोजीशन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से जो लाइट आपके आंखों तक आ रही है वो बेंड होके आ रही है, मुड़ के आ रही है। और कोई चीज जब मुड़ के आती है ना तो वो दूर ट्रेवल करके, मतलब बहुत दूर घूम घूम के आती है, और घूम के आ रही है तो बिल्कुल दूरी पे रहेगा ही, दिखेगा ही आपको। मैंने बोला कि लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आपके आंखों तक आएगी उतना दूर पे वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो उसका अपेरेंट पोजीशन दिख रहा है, इसका एक्चुअल पोजीशन दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस होने के कारण ये अलग अलग पोजीशन पे दिख रहा है, इसीलिए आपको बेंड हुआ नजर आ रहा है। ये आंखों का धोखा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पेंसिल आप फिर से निकालते हो तो पेंसिल फिर से सीधा दिख रही है, यहाँ पे मुड़ी हुई दिख रही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन आप समझते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये है, आप यहाँ पे देखिए, मतलब ये भी पोजीशन देखिए आप, जब आप एक ग्लास है, ग्लास में वाटर है, और वाटर में आप एक क्वाइन डालते हो। ठीक है, क्वाइन डालते हो तो क्वाइन आपको एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखेगा। क्वाइन थोड़ा सा आपको लगता है कि उठा हुआ पोजीशन, मतलब क्वाइन जहां पे है उससे थोड़ा सा रेज होके नजर आता है। तो सिंपल सा कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअल पोजीशन है और ये अपेरेंट पोजीशन है, तो आपको दिखेगा क्या, आपको अपेरेंट पोजीशन दिखेगा। आपको जो दिखेगा वो एक्चुअल कॉइन होगा, और रियल कॉइन तो होगा नहीं। रियल डेप्थ तो ये है, लेकिन ये क्या है, अपेरेंट डेप्थ है, तो ये आपको अपेरेंट डेप्थ पे दिखेगा। तो आपको समझ में आया होगा ये कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस हमारा ये है, समझते हैं नेक्स्ट केस। अब इसको डिफिनीशन को समझ लेते हैं, डिफिनीशन क्या है यहाँ पे डिफिनीशन क्या हो रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन क्या है, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन इज ए फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ये तो हमने पहले ही आपको सब कुछ बता दिया हूँ। क्या, रिफ्रैक्शन इज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, और जिसको बाउंड्री ऑफ इंटरफेस बोलते हैं, जहाँ पे दो मीडियम मिलते हैं उस पोजीशन को, उस एक लाइन को हम बोलते हैं मीडियम ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस बोला जाता है। क्लियर, दिस इज द रिफ्रैक्शन। रीजन किसका क्या है, सिंपली हमने बताया था, द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज दैट इट ट्रेवल विथ डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम। ये डिफरेंट वेलोसिटी, मतलब अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी जो लाइट की होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए ऐसा होता है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, दो लॉ थे रिफ्लेक्शन के लिए, इसी तरह यहाँ पे दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के लिए भी। तो इन लॉज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला लॉज ये है, द इंसिडेंट रेज
refracted rays and normal at the point. Incident rays, refracted rays and normal at the point of incident. किस जगह पे नॉर्मल की बात हो रही है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के पास जो नॉर्मल है उसकी बात यहां पे हो रही है. All lies in the same plane. All lies in the same plane. The incident rays, refracted rays and normal at the point of incident all lies in the same plane. This is the law of reflection, first law of reflection. Second law of reflection state that the ratio of sine of angle of incident and sine of angle of refraction is constant. ठीक है, कोई भी मीडियम हो, मतलब किसका रेशियो? एंगल आई और एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का जो रेशियो होगा, यहाँ पे साइन लेंगे, साइन का जो रेशियो होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके होंगे, तो उसके जो साइन का रेशियो है उसको हम कंसीडर करते हैं इसके लिए. ठीक है, तो और इसको हम शो करते हैं म्यू. म्यू एक ग्रीक मतलब लेटर है, इससे शो करते हैं, या कभी कभी हम एन से भी शो कर देते हैं कि, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कांस्टेंट है. मतलब हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वो कांस्टेंट क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं या एन से भी डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है. किसी एक मीडियम, अगर किसी एक पर्टिकुलर दो मीडियम के लिए बात कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट रहता है. और वो कौन सा कांस्टेंट होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा. देखिए, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम. 1 म्यू 2 का मतलब यहाँ पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम. ठीक है, दिस लॉ, इस लॉ को बोला जाता है स्नेल लॉ. ठीक है, साइन आई बाई साइन आर v1 बाई v2 यहाँ पे है, v1 बाई v2 के बराबर होता है. ठीक है, किसके बराबर होता है? v1 बाई v2 के बराबर होता है. यहाँ पे v1 बाई v2 के बराबर होता है, यहाँ समझ लेना. ठीक है, मतलब दोनों मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग है, तो वेलोसिटी के भी रेशियो के बराबर हो जाता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो क्लियर, आपको समझ में आया होगा ये. जैसे यहाँ पे इंसिडेंट रेज है आई, एंगल आई, और ये रिफ्रैक्टेड रेज है और ये एंगल आर बनाएगा. यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो क्या बनाता है? एंगल आर बनाता है. ठीक है, एंगल आर, एक मिनट, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है. तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा ये चीज. और ये है मीडियम ऑफ इंटरफेस. एक चीज और समझना कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, या डेंसर से रेयर जा सकती है, दोनों केस हो सकता है. व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये किधर मुड़ेगी? नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी. यहाँ पे देख रहे हो, एक्चुअल में तो ऐसे जाती है, मतलब ऐसे एक्चुअल पाथ होता, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई. क्यों? क्योंकि ये रेयर मीडियम है एयर, और ये डेंसर मीडियम है, और रेयर से जब डेंसर में ये जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है. और अगर डेंसर से रेयर जाती तो ये नॉर्मल के से अवे हो जाती, मतलब नॉर्मल से दूर हो जाती है. ऐसे कंडीशन में जो लाइट रेज है ये नॉर्मल से दूर हो जाती है. ठीक है, दोनों केस आपको समझ में आया कि जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी. दोनों केस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं. यहाँ पे एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू एक ग्लास. ठीक है, रिफ्रैक्शन एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक किसी भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एक ग्लास स्लैब में किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है इसको कैसे समझते हैं. देखिए, जब ग्लास स्लैब में एक लाइट रेज ऐसे स्लैंटली एक लाइट रेज इंटर करेगी तो क्या होगा? यहाँ पे
देखिए यहाँ पे ये इंटर की, ये मीडियम ऑफ इंटरफेस है, मीडियम ऑफ इंटरफेस, और ये नॉर्मल है, तो इसको बोलेंगे एंगल I1 या I1 बोल सकते हैं, जो कि फर्स्ट बार यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है I1। और ये एक्चुअल में तो ऐसे जाना चाहिए था, लाइट रेज को एक्चुअल में कैसे जाना चाहिए था, एक्चुअल में तो ऐसे इसको इसका पाथ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पाथ जो है एक्चुअल में जो था उससे ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। यही तो हमने बताया था कि लाइट रेज जो होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है जब रेयर से डेंसर में मूव करती है। रेयर का मतलब यहाँ पे एयर है और ये ग्लास है, एयर से जब ग्लास की तरफ मुड़ रही है, एयर से जब ग्लास में ये जाती है, ठीक है, जब ये एयर से ग्लास में जा रही हैं तो क्या हो रही है, नॉर्मल से ये दूर, मतलब पास, नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ रही है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कि आगे ये गई और आगे, ठीक है। अब फिर क्या हो गया, ये जो रेज है वो ग्लास से फिर से इमर्ज करेगी, निकलेगी। अब ग्लास से जब ये रेज निकलेगी तो क्या होगा, भैया ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी। अगर डेंसर से रेयर में ये जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, मतलब नॉर्मल से दूर चले जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो आप, एक्चुअल में जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल से दूर चली गई, नॉर्मल से दूर चली गई। आप यहाँ पे केस ये समझना कि दोनों केस में जो ये मीडियम ऑफ इंटरफेस है और ये मीडियम ऑफ इंटरफेस दोनों है ना, यहाँ पे मीडियम सेपरेट हो रहे हैं तो मीडियम ऑफ इंटरफेस यही होगा। यहाँ पे देखो, देखो एयर और ग्लास का जो सेपरेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और यहाँ पे ग्लास और एयर का सेपरेशन यहाँ पे हो रहा है। और दोनों केस में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि लाइट जो है वो यहाँ पे मीडियम ऑफ इंटरफेस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। जब आप रेक्टेंगुलर ग्लास शेप की बात करते हो तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है। तो इसमें एक चीज और होता है, उसको समझना। यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल जो लाइट था, एक्चुअल जो लाइट रेज था, अगर ये मतलब मुड़ता नहीं, अगर ये दोनों मुड़ता नहीं तो ऐसे निकल जाता सीधा, और ये जो है इमर्जेंट रेज ऐसे निकल रही है। आप देख रहे हो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों जो बीम ऑफ लाइट है ये दोनों क्या है, पैरेलल है। कौन से, इंसिडेंट रेज और इमर्जेंट रेज दोनों पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब ये है कि इन दोनों में कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, मतलब इन दोनों, अच्छा दो चीजें अगर पैरेलल, उनके बीच में एंगल क्या होता है, जीरो होता है। अगर इनको पास पास ला दो तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब इनके बीच में कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। डेविएशन का मतलब विचलन, इन दोनों में कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। जो इमर्जेंट रेज है और जो ये दोनों रेज हैं, इनके बीच में कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है। ये दोनों रेज आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, और इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या बोला जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आप ये बताओ, दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन दोनों दूर हैं एक दूसरे से ना, दोनों पैरेलल तो हैं, दोनों में कोई डेविएशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर हैं। और दूर है, कितना दूर है, वही जो दूरी है, डिस्प्लेसमेंट इन रेज और इस रेज के बीच में डिस्प्लेसमेंट है, उसी को बोलेंगे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा, समझ में आया आपको। चलो मैं एक इसके थ्रू एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जगह भी छोड़ रखा है क्वेश्चन के लिए, तो देखना क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगर एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स, कोई भी एक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे दिया गया कि ये बॉक्स में यहाँ पे दो छेद हैं, एक नहीं दो दो ना, दो दो छेद हैं, और इधर भी यहाँ पे दो होल कर दिए गए। चलो छेद नहीं हुआ, आप होल कर बोल देना, ठीक है। छेद थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, होल, ठीक है। यहाँ पे दो दो होल हैं, और दोनों होल से ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंटर करती हैं बॉक्स में, दोनों होल से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंटर करती हैं बॉक्स में। और बॉक्स क्लोज है ना, क्लोज एक बॉक्स है, कोई भी बॉक्स हो सकता है आप, ठीक है। तो दोनों होल से यहाँ पे कैसा पैरेलल बीम ऑफ लाइट मूव कर रही है, तो हो क्या रहा है, यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे निकल भी रही हैं,
जो इमर्जेंट लाइट है ना इस बॉक्स से होके वो भी पैरेलल ही निकल रही है। अब आपसे पूछा गया कि ये जो पोजीशन है, ये जो केस होगा किस केस में होगा, मतलब इसके अंदर तो कुछ होगा ना। अरे बॉक्स थोड़ी रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बेंडिंग हुई ना। अब बेंडिंग हुई तो बॉक्स थोड़ी बेंड करेगा, कोई ना कोई एक ग्लास होना चाहिए या कोई लेंस होना चाहिए। मे बी यहाँ पे दे दिया कि कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, कोई भी एक लेंस दे दिया आपको, ये कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है या रेक्टेंगुलर ग्लास है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ऐसा क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ही ऐसा हो सकता है कि जो रेज यहाँ से निकले वो पैरेलल हो। यहाँ पे देखो इस रेज के पैरेलल ये रेज है, इस रेज के पैरेलल ये रेज है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि जो ग्लास रखा हो, ग्लास का ओरिएंटेशन अलग हो, मे बी ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करके रखा हो, क्योंकि सीधा रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, सीधा रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पे जो ग्लास इसके अंदर रखा हो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, वो टिल्ट करके रखा हो, वहां से उसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज हो। एक्चुअली इस ओरिएंटेशन में जैसे अभी दिखाया था इसके पहले, उस ओरिएंटेशन पे नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होना चाहिए ऑन डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो इसका आंसर ये होगा। तो आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था कभी। ठीक है, तो समझते हैं। इंसिडेंट रेज एंड इमर्जेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी जो हमने बात किया कि जो इंसिडेंट रेज है और इमर्जेंट रेज, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। देयर इज नो डेविएशन इन द पाथ ऑफ इमर्जेंट विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रेज। यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं होगा इनके पाथ में, इन दोनों के पाथ में कोई भी डेविएशन नहीं होने वाला। डेविएशन बिल्कुल नहीं हो रहा, आपने साफ साफ देखा डेविएशन कहाँ हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देयर इज लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट यहाँ पे बिल्कुल दोनों रेज के बीच में कुछ शिफ्ट है, और उस शिफ्ट को हम बोल देंगे यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों डिस्प्लेस हैं और इसी को बोल देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी समझ लेते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, देखिए। Lateral displacement in the refraction of light is the perpendicular distance between the original direction of incident rays and direction of emergent rays। मतलब जो emergent rays निकल रही हैं और जो incident rays निकल रही हैं, इनके बीच का जो displacement है उसी को बोल देंगे lateral displacement। ठीक है, इन्हीं के बीच का जो परपेंडिकुलर, अच्छा दो लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस लेंगे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, पासेस थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ पैरेलल साइड्स सच एज ए ग्लास स्लैब। ठीक है, अब कंडीशन क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होना चाहिए ग्लास स्लैब होना चाहिए या कोई भी कुछ भी हो, बस उसका जो मीडियम ऑफ इंटरफेस है, दोनों दो साइड में मीडियम ऑफ इंटरफेस हो और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, ये कंडीशन होना चाहिए आपको। ये समझ में आया आपको। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला भी होता है, क्या, D इक्वल टू, यहां पे देखो D इक्वल टू टी, टी मतलब थिकनेस। जो ग्लास स्लैब है ना उसका थिकनेस, यहाँ पे ग्लास स्लैब कितना थिक है वो भी डिपेंड करता है, मतलब उसके ऊपर भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि ग्लास स्लैब कितना थिक है। तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, साइन I माइनस आर, I मतलब इंसिडेंट रेज, R मतलब रिफ्लेक्टेड रेज, साइन I माइनस आर बाई कॉस आर, बाई cos r। this is the case of lateral displacement। ठीक है, this is the case of lateral displacement। चलिए कुछ टेक्निकल एरर है, अभी के लिए मैं क्लास को थोड़ा सा रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ चीजें और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो टेक्निकल एरर कुछ आ रहा है, देखते हैं इसको, इस ग्लिच को हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।